आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसा कि मैंने आपको बताया था और अपनी पोस्ट में डाला भी था कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो एमसीक्यूज हैं, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, वो मैं आपको कराऊंगा। और जब तक आपके पेपर के 20 दिन पहले तक और हर संडे जो है ये लेके आऊँगा मैं। धीरे धीरे क्वेश्चंस के नंबर बढ़ते जाएंगे, बट अभी इनिशियली इतना टाइम नहीं मिल पाया मुझे, तो मैंने जितना मिला उसमें जो भी बन पाया वो आपके लिए लाया हूँ। और बेस्ट क्वेश्चन रहेंगे, और मैं इतना 100% श्योर हूँ कि आपको इनमें से अधिकतर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे एग्जाम में, इससे बाहर नहीं आएगा। खास करके जो बुक है निमरा सुंडा, उससे भी बना रहा हूँ मैं ऑब्जेक्टिव। तो आप देखिए अभी जैसे जैसे मैं अच्छे से अच्छे क्वेश्चन जहाँ से भी मिलेंगे वो आपके लिए लेके आऊँगा। बस आप लोग सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कीजिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। और जिन लोगों का कितना टोटल जो क्वेश्चन है, आई थिंक जो मेरे पास, उसमें से किसका कितना सही हुआ आउट ऑफ दैट क्वेश्चन, वो प्लीज़ आप लोग कमेंट कीजिएगा। और जिसमें अगर आपको डाउट है तो वो भी कमेंट कर सकते हैं आप। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है कि ये आपको मैच करना है, गोवंश को मैच करना है किसमें, जो नस्ल है वो इनमें से कौन सी है। भेड़ की नस्ल कौन सी है, भैंस की नस्ल कौन सी है और बकरी की नस्ल कौन सी है, और आपको ये मैच करना है। तो अगर आप देखेंगे यहाँ से तो गोवंश जो है की नस्ल मालवी है। आप इसमें देख सकते हैं कि मालवी आता है, हरियाणवी आता है, बहुत सारे इसके हैं जो कि अभी मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है, अभी इसको पहले कर लेते हैं। और भेड़ जो है उसकी नस्ल है माली। ठीक है, भैंस की जो नस्ल है वो है बड़वारी, और बकरी की जो नस्ल है वो है मुर्रा। आप जानते ही हैं मुर्रा इसमें आता है। ठीक है, तो जो आपका ऑप्शन नंबर 1 है वो सही है। ठीक है, बाकी डिटेल में अगर आप जाएंगे तो मैं आपको दिखा रहा हूँ। डिटेल में आप देख सकते हैं कि जो गौवंश में है उसमें नागौरी है, थार है, पारकर है, राठी है, गिर है, कॉकरेज है, हरियाणवी है, संचोरी है, मेवाती है, मालवी है जो पूछा था। भेड़ की जैसलमेरी, मारवाड़ी, चोकला, सोनादी, खैरी, पोंगल, ये बीकानेर में बोला जाता है, मगरा जैसलमेर में, नाली गंगानगर हनुमानगढ़ साइड में, बागरी अलवर में, मालापुरी टोंक में, ये भेड़ के नस्ल हो गए। भैंस की मुर्रा, मुरादाबादी, जाफराबादी, नागपुरी और भदावरी। ठीक है, ये भैंस की नस्ल हो गई। बकरी की जमुनापुरी, बड़वारी, सिरोही, अलवरी, लोही और झारवाड़ी, ये बकरी की नस्ल हो गई। ऊँट की जो है वो जैसलमेरी, बीकानेरी, अलवरी और कच्छी। ऊँट का आपका जो ट्रिक है कि आपको ऊँट राजस्थान में मिलते हैं, तो जो राजस्थान के ज़िले हैं वही उससे रिलेटेड रहेंगे। जैसे कि जैसलमेर है तो जैसलमेरी हो गया, बीकानेर है बीकानेरी हो गया, अलवर है अलवरी हो गया, कच्छ उसी साइड में थोड़ा सा गुजरात में आ जाता है, बट कच्छी के हिसाब से आप याद कर सकते हैं। तो ये इनकी नस्ल हो गई। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। बाकी घोड़े के हिसाब से अगर आप देखोगे तो एक जो उसकी नस्ल राजस्थान में जो आप देखोगे मशहूर है, तो राजस्थान के हिसाब से मालानी करके एक नस्ल है घोड़े की जो मशहूर है। ठीक है, राजस्थान में, तो वो आप याद कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो दूसरे क्वेश्चन की बात करें तो गेहूं में पहली सिंचाई सामान्यतः किस टाइम पे की जाती है, या किस टाइम पे करने की अनुशंसा की जाती है। तो जुताई के चरण में, या शीर्ष मूल प्रपुष्टन के चरण में, या फूल उगने के टाइम पे, या अंकुरण के चरण में, कब इसकी सिंचाई जो है, पहली सिंचाई की बात हो रही है, कब दी जाती है। तो आपको ये आंसर करना है। तो आपको मैं बता दूं कि शीर्ष मूल प्रपुष्टन के चरण में इसकी पहली सिंचाई दी जाती है। इसका मतलब है कि जब बुआई हो आपकी, ठीक है, बुआई के 20 से 25 दिन बाद, बुआई के 20 से 25 दिन बाद आपको पहली सिंचाई देनी है। ठीक है, और दूसरा, गेहूं के बारे में आप और क्या जान सकते हैं कि जो इसमें एनपीके का जो अनुपात रहता है, आप कह सकते हो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास का, वो 4:2:1 के अनुपात में ये रहता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा, ये रबी की फसल है। ठीक है, इसको अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक बोया जाता है और फरवरी से इसकी कटाई स्टार्ट हो जाती है। तो ये आपको याद रखना है कि ये रबी की फसल है। ठीक है, एनपीके का अनुपात जो है गेहूं का 4:2:1 के अनुपात में रखना है। दूसरा, इसमें जो पहली सिंचाई होती है बुआई के 20 से 25 दिन बाद की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मेटाकिंग में एक महत्वपूर्ण संवर्ध प्रक्रिया है। ठीक है, किस फल में। यहां पे आपको पूछ रहा है कि इन निम्न में से किस फल में मेटाकिंग एक महत्वपूर्ण संवर्ध प्रक्रिया है। आम में, अमरूद में, केला में या पपीता में, यह आपको बताना है। तो आपको मैं बता दूं कि ये जो महत्वपूर्ण प्रक्रिया है यह है केले में। ठीक है, ये केले में मेटाकिंग नाम की एक प्रक्रिया है। ठीक है, जिसके बारे में तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, केले में मेटाकिंग एक महत्वपूर्ण संवर्ध प्रक्रिया है। मेटाकिंग क्या होती है, फलों के गुच्छों की कटाई के बाद तना को मतलब जो उसके तना होते हैं उसको हटाने की एक प्रक्रिया है। पुराने तने को पुरानी जड़ों पर रहने दिया जाता है। केले में अंतः भूस्तारीकरण और सहारा देना महत्वपूर्ण संवर्ध क्रिया है। ठीक है, तो ये आपको केले के बारे में हो गया, और संवर्ध क्रिया क्या है इसके बारे में भी आपको बताया गया। ठीक है, अब केले से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। केला का जो वैज्ञानिक नाम है मूसा एक्यूमिनाटा है, ये आपको ध्यान रखना है।
कुल म्यूजेसी हैं, इसका ये म्यूजेसी कुल का है। उत्पत्ति इसकी दक्षिण पूर्व एशिया में हुई थी सबसे पहले। गुणसूत्रों की जो संख्या है वो है 33। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, ये इसके बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन हो गई। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है ये है, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन सी गेहूं की ट्रिपल जीन बोनी किस्म है? हीरा, मोती, अर्जुन या उपरोक्त सभी? तो आपका इसमें जो आंसर है वो है उपरोक्त सभी। ये सारी बौनी जात की जीन बौनी किस्म की हैं। ठीक है, मेनली जो गेहूं की बौनी किस्म है वो जो फेमस है वो है RST1, RST2, इसी के अंतर्गत आते हैं। ये दूसरी ये लिया कहाँ गया था? ये जापानी किस्म में आता है। ठीक है, तो मेनली दो इसके किस्म हैं गेहूं की, RST1 और RST2, जो कि बौनी किस्में आती हैं, इसके अंतर्गत सारे आते हैं। और ये जापानी किस्म में जापानी किस्म से लिए गए हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। बाकी अगर गेहूं की बात करें वैज्ञानिक नाम की, तो ये सब आपको पता ही होगा, ट्रिटिकम एस्टिवम। ठीक है, जो इसकी वैज्ञानिक नाम है इसका ट्रिटिकम एस्टिवम। ठीक है, बाकी पोएसी कुल का है ये गेहूं, इसको अनाजों का राजा कहा जाता है, ये सब आपको पता ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मालवीय जनप्रिया निम्नलिखित में से किस फसल की एक किस्म है? ठीक है, तूर की, मूंग की, सोयाबीन की या चने की? तो ये आपको बताना है कि मालवीय जनप्रिया निम्नलिखित में से किस एक फसल की एक किस्म है। तो दोस्तों आपको बता दूं कि जो इसका राइट आंसर है वो है मूंग की दाल। ये जो किस्म है मालवीय जनप्रिया, ये है मूंग की दाल की किस्म। ठीक है, इसकी जो खोज हुई थी 2001 में हुई थी, किसके द्वारा? IIT BHU ने 2001 में मूंग की दाल की मालवीय जनप्रिया नामक किस्म की खोज की थी। दूसरी जो खोज इन्होंने की थी आपको मैं बता दूं, वो 2003 में किया था। किसका? मालवीय जन चेतना नामक किस्म की, मालवीय जन चेतना। तो मालवीय जन चेतना नामक किस्म की खोज 2003 में सेम IIT BHU ने किया था। तो 2001 में मालवीय जनप्रिया की खोज और 2003 में मालवीय जन चेतना की खोज IIT BHU ने किया था। ठीक है, बाकी मूंग दाल की जो आपको जानकारी है वो मैं देता रहूँगा और आगे आपको रिटर्न में भी दिखाऊंगा। बाकी मूंग दाल की और भी किस्में देख लेते हैं। तो आप इधर से देख सकते हो, मालवीय जनप्रिया मूंग की दाल एक किस्म है। मालवीय जनप्रिया को 2001 में IIT BHU द्वारा विकसित किया गया था। 2003 में IIT BHU द्वारा मालवीय जनचेतना नामक मूंग दाल की एक और किस्म विकसित की गई थी। मूंग दाल के कुछ अन्य महत्वपूर्ण भी किस्में हैं, जिसमें मोहिनी, पूसा बैसाखी, जवाहर 45, नरेंद्र T44 आदि हैं। महत्वपूर्ण ये हैं। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। दूसरा, कब कब खोज हुई थी मालवीय जनप्रिया की? 2001 में, और मालवीय जनचेतना की 2003 में IIT BHU के द्वारा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका ये है कि भारतीय गेहूं और जौ अनुसंधान कहाँ स्थित है? वाराणसी में, नई दिल्ली में, मोतिहारी में या करनाल में? तो आपको इन सब में से आंसर देना है। तो जो आपका राइट आंसर है वो है करनाल। ठीक है, तो भारतीय गेहूं और जौ अनुसंधान संस्थान जो है वो करनाल में स्थित है। इससे मैं आपको ये बता देता हूँ, जैसे मैंने गेहूं और जौ अनुसंधान किया है, ऐसे ही आपको हर एक चीज़ का पढ़ना है, वो चाहे चने का हो, ठीक है, चाहे चावल का हो, चाहे और भी किसी किस्म का जो भी हो, बाजरा अनुसंधान हो, मक्के का हो, या कुछ जो भी जितने भी हैं सबको आपको याद करना है। दूसरा आपको बता दूं कि सबसे पहले जो ये था गेहूं अनुसंधान निदेशालय, लिखूंगा टाइम लगेगा, मैं ऐसे बता दे रहा हूँ, आप लोग नोट करिएगा। गेहूं अनुसंधान निदेशालय था पहले ये। ठीक है, उसके बाद 2014 में ICAR ने, ठीक है, 2014 में इसको गेहूं और जौ अनुसंधान नाम दे दिया था। पहले ये गेहूं अनुसंधान निदेशालय था, बाद में 2014 में इसको ICAR ने गेहूं और जौ अनुसंधान संस्थान के नाम से इसका नामकरण कर दिया, इसको और अपग्रेड कर दिया था। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धान में लगी प्रसुप्तता को तोड़ा जा सकता है HNO3 के द्वारा, KNO3 के द्वारा, 1 और 2 दोनों के द्वारा, या थायोयूरिया के द्वारा? तो इसमें जो इसका राइट आंसर है 1 और 2 दोनों के द्वारा। HNO3 के द्वारा भी आप तोड़ सकते हैं, KNO3 के द्वारा भी तोड़ा जा सकता है। एक्चुअली क्या होता है कि ये 30 से 45 दिनों के अंदर में ये प्रोसेस होना शुरू होता है प्रसुप्तता वाला, और इसको क्या होता है कि 16-16 घंटे के लिए अगर आप इसमें रखें HNO3 या KNO3 में, तो इसको तोड़ा जा सकता है। ठीक है, क्वांटिटी अलग अलग है, जैसे आप देख सकते हो KNO3 में 0.5% के अकॉर्डिंग अगर मिलाएंगे तो ये प्रसुप्तता को तोड़ा जा सकता है। HNO3 का 0.11 N के हिसाब से मिलाएंगे तो तोड़ा जा सकता है। तो बेसिकली दोनों का यूज उसमें किया जा सकता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और आवाज़ जो है वो 16 से 16 घंटे दोनों की है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
निम्नलिखित फसलों में से कौन फास्फोरस की कमी का सूचक है? सोयाबीन, मक्का, सरसों या गन्ना? तो इसमें जो आपका राइट आंसर है वो है मक्का। ठीक है, मक्का में फास्फोरस की कमी का सूचक है। ठीक है, इसकी पूरी एक टेबल मैं आपको दे दूंगा, उसमें डालूंगा, चाहे पोस्ट में डालूंगा या शॉर्ट्स में डाल दूंगा, वो आप वहाँ से ले सकते हो। उसमें हर एक जो भी फसल है उनका दिए रखा है, फास्फोरस एंड ऑल सारा जो परसेंटेज है वो सारे दे रखे हैं, तो उसमें आपको याद करने में आसान होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे अभी चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? धान, मक्का, सोयाबीन या गेहूँ? तो अभी मैंने आपको पहले क्वेश्चन में बताया था कि गेहूँ जो है आपकी ये रबी की फसल है, सर्दियों में हो जाती है। दूसरा मैं आपको दिखा दूं इसमें एक ओवरव्यू कि कौन सी फसल रबी की है, कौन सी खरीफ की है। तो आप देख सकते हैं खरीफ की फसल में जो आते हैं धान है, मक्का, सोयाबीन, सोरगम, मूंगफली, कपास, उड़द, ये आपके आ गए खरीफ की फसल। मैंने मेन रखा हुआ है इसमें, मतलब जो मेन है वो इसमें है, बाकी आप देख सकते हो और भी रहेंगे। रबी की फसल जो है वो गेहूँ, काबुली चना, मटर, सूरजमुखी, कुसुम, सरसों। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। तीसरा आ गया आपका जायद फसल में धान, मूंगफली, मूंग, सूरजमुखी, मक्का, तरबूज, कद्दू, लौकी। ठीक है, तो ये सारे आपकी हो गए रबी, खरीफ, जायद की फसलें। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप चलते हैं। जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है ये है कि धान के खेतों से कौन सी गैस निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड या सभी? ठीक है, तो इसमें मैं आपको बता दूं कि इसका जो आंसर है वो है उपरोक्त सभी। ये सारी निकलती हैं। कार्बन डाइऑक्साइड हो गई आपकी CO2, मीथेन हो गई CH4, नाइट्रस ऑक्साइड हो गई। ठीक है, तो ये सारी गैसें आपकी निकलती हैं उसमें। सबसे जो मेजर है वो है आपका मीथेन। मीथेन जो है ये सबसे ज़्यादा निकलता है, सबसे ज़्यादा मात्रा रहती है इसकी। और कई चीज जगह पे डिपेंड करता है कि जो सिंचाई का स्तर है वो कैसे है। जल अगर ज़्यादा है तो आपका NH ये जो मीथेन रहेगा वो ज़्यादा रहेगा, बाकी नाइट्रस ऑक्साइड वहाँ पे कम रहेगा। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ों में रहता है। नाइट्रस ऑक्साइड को आप जानते हैं कि इसको हंसाने वाली गैस भी बोलते हैं, हंसाने वाली गैस भी इसको बोला जाता है। ये जो मिट्टी में सूक्ष्म जीव होते हैं उनकी वजह से ये गैस बनती है। ठीक है, तो ये हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? ये आपको बताना है। बहुत ईजी क्वेश्चन है, आप इसको इकोनॉमिक में भी पढ़ेंगे और इंडियन इकोनॉमी में। तो टोटल है कि आप यहाँ पे देख सकते हो वर्गीज कुरियन। ठीक है, इनको जो है श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है। और MS स्वामीनाथन को जो है ये हरित क्रांति के जनक थे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो टोटल ये हैं। बाकी इसमें और मैं आपको बता दूं, इसमें मैं आपको और बता दूं कि जो वर्गीज कुरियन थे इन्होंने वो दुग्ध क्रांति हो गया है, जो आनंद मिल्क वाला था, इन्हीं के टाइम पे उसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, बाकी दुग्ध क्रांति या श्वेत क्रांति उसको बोलते हैं। MS स्वामीनाथन को जैसे मैंने बोला कि हरित क्रांति का जनक इन्हें कहा जाता है, तो हरित क्रांति इनके टाइम पे आई थी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और जितने भी क्वेश्चन मैंने कराए वो आप लोग एक बार रिपीट कर सकते हो। ठीक है, अपने हिसाब से जितने भी क्वेश्चन मैंने कराए हैं वो आप रिपीट कर सकते हो। बाकी अगर अच्छा लगा हो तो आप कमेंट करना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करना। अभी और भी क्वेश्चन मैं लेके आऊँगा और अच्छे से आपको डिटेल में समझाऊंगा। मैं कोशिश यही करूँगा कि एक क्वेश्चन के एवरेज में मैं आपको अच्छे से कई क्वेश्चन की तैयारी करा सकूँ। इसमें एक क्वेश्चन से आपका लगभग मिनिमम 5 क्वेश्चन तो और बाकी के तैयार हों। ठीक है, तो आपको बस सपोर्ट करना है। ठीक है, थैंक यू।